रियलिस्ट थिंकर्स का कहना है कि वॉर विल रिमेन रियलिटी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि युद्ध जब तक फायदा देते रहेंगे युद्ध होते रहेंगे। युद्ध फायदा ना दे, इसके लिए एक और पर्सपेक्टिव आता है, लिबरल इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव। आसान भाषा में यानी कि विश्वास इंस्टीट्यूशंस में रखा जाता है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बना दी जाएं जो कि वॉर में एंगेज होना मींस एग्रेसिंग ओवर अदर, तो इसको नुकसान वाला एक सिचुएशन बना दे, तो शायद दुनिया में देश वॉर पर नहीं जाएंगे। लीग ऑफ नेशंस उसी दिशा में एक कदम था, फेल हुआ। यूनाइटेड नेशंस फिर एक दूसरा कदम था, लेकिन वो भी काफी हद तक फेल हो रहा है क्योंकि दुनिया में हम वॉर अभी भी देखते हैं। अब जरा रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करते हैं, क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या हो सकता है। इस एग्जाम्पल को एक्चुअली समझने के लिए हम आज कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को भी रिलेट करेंगे, यानी कि इतिहास में इससे पहले भी तो ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन हुई है, तो उसमें जो रिजल्ट आया किन किन कारणों की वजह से आया, क्या वो कारण हम रशिया यूक्रेन के केस में देख रहे हैं। देखिए, जब शुरुआत हुई तो जो आर्म ब्लॉक्स थे रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दी, यानी कि रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर, और कहा कि वॉर हो सकता है, नहीं तो वेस्ट और यूक्रेन ये क्लियर कर दे कि नेटो का बेस नहीं बनेगा यूक्रेन। यूक्रेन ने कहा ये अपनी संप्रभुता है, हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने, नेटो का पार्ट बने। फाइनली फिर डीमिलिटराइजेशन ऑपरेशन, जिसको स्पेशल ऑपरेशन कहा गया, वो होता है जिसको हम रशिया का इन्वेजन इन यूक्रेन कहते हैं। तब से लेकर आज तक करीब 2 लाख के आसपास कैजुअलिटी हो चुकी है ऑन रशियन साइड। 40% यूक्रेन का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, 33% जीडीपी गिर चुका है। रशिया की साइड पर जो टोटल उनका राजस्व यानी कि रेवेन्यू होता है उसमें 35% की गिरावट आई है, लेकिन जो खर्चा है, भाई वॉर है तो 59% खर्चा बढ़ गया है। और जो इकोनॉमिक सैंक्शंस वेस्टर्न पावर्स ने लगाए रशिया पर, क्या वो रशिया की इस वॉर मशीन को रोकने में सक्षम हो पाए हैं? तो आंसर इज नो। पुतिन का कहना है कि इस वॉर को आप समझिए कि थर्ड ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर है रशियंस आपके लिए। अब इससे पहले जैसे कि नेपोलियन का इन्वेजन था रशिया पर, तो उस दौरान रशिया को मजबूती से खड़ा होना था, पहला ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर। सेकंड वाज दिस नाजी जर्मनी, जब हिटलर ने अटैक किया था। तो कह रहे हैं कि इसी लेवल का वॉर है ये। तो रशियंस यू नीड टू कंसोलिडेट फॉर द हार्ड टाइम्स। समटाइम्स हार्ड टाइम्स आर व्हाट आर नीडेड फॉर सेफगार्डिंग योर मदरलैंड, क्योंकि इनका कहना है कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हम अलग से जाकर कोई यूक्रेन में तबाही नहीं मचा रहे। यूक्रेन अपने बॉर्डर को अलाउ कर रहा है नेटो फोर्सेस के लिए, और ईस्टर्न साइड पर अगर ये बॉर्डर्स पर अगर ये फोर्सेस आ जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि रशियन इकोनॉमी के जो बैशंस हैं वो जिस साइड है उसी साइड नेटो फोर्सेस की एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो पूरे के पूरे रशिया को जमीन पर लाने की हिम्मत रखेंगे फिर नेटो फोर्सेस। तो यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि नहीं है। तो कह रहे हैं कि इस वजह से ये वॉर तो करना पड़ेगा। इस वॉर के थ्रू पुतिन 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। एक तो दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो जो पहले यूएसएसआर था ना, अब भले ही उसमें अलग अलग नेशंस बन गए हों, लेकिन एक्चुअल में जो एरिया है ये मेरे इन्फ्लुएंस का है, यानी कि वेस्ट अगर इनको अपने साथ लेकर जियोपॉलिटिकली मुझे आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पहला तो ये चाहते हैं। दूसरा, अगर वो एडिशनल टेरिटरीज को क्लेम करें तो क्लेम जायज माना जाए। एक ऐसा पर्सपेक्टिव आता है, जैसे कि क्रीमिया को एनेक्स करा। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? यूक्रेन और ज्यादा कंसोलिडेट हो गया, यूक्रेन में फाइटिंग स्पिरिट आ गई। पब्लिक अभी तक तैयार नहीं है टू एक्चुअली एक्सेप्ट द कंडीशंस ऑफ मिस्टर पुतिन। नेटो एक्सपेंड कर रहा है ईस्ट की साइड, जबकि व्हाट वाज पुतिन सेइंग? पुतिन वाज सेइंग कि 1 इंच भी नेटो ईस्ट साइड अलाउ नहीं है। यूक्रेन के अंदर जो एबिलिटी और जो विल है टू फाइट, ये इससे पहले कहीं अंदेशे से देखा जा सकता है, जैसे कि 2004 में 2014 में उन्होंने डिक्टेटरशिप को हटाया था वहां से। यानी कि यूक्रेनियंस के अंदर नेशनलिज्म की भावना पहले से मौजूद है और वो उसका टेस्टिंग हो चुकी है, राइट। अब वो एक फॉरेन टायरेंट के साथ लड़ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, और रेजिस्टेंस जो इनएविटेबल है। अगर वो अपने देश के ही किसी लीडर को जो उनको लगता है रशिया की तरफ इंक्लाइंड था, उसको अगर हटाने के लिए भीड़ सड़कों पर आ सकती है, तो जाहिर सी बात है अब अगर वो फॉरेन फोर्सेस उनके घर में आ जाएंगी तो लड़ने की क्षमता तो वो रखेंगे ही, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज द करेज एंड रेजिस्टेंस विच इज शोइंग अप। ये पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आपको सभी अपडेट्स मिलते रहते हैं। 30 जून से आपके बैच स्टार्ट हैं, यानी कि आपके पास 2 ही दिन रह गए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2024 की, तो दिस इज
द ओनली कोर्स विच इज हैविंग वन स्टॉप सोल्यूशन, यानी कि टेस्ट सीरीज, जीएस फाउंडेशन और 1-to-1 मेंटरशिप, यानी कि इसके बाद आपको जीएस प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक कोई और कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पर बुक्स भी जा रही हैं और मेंटरशिप, एवरीथिंग इज देयर। तो 2 दिन रह गए हैं। त्यागी लाइफ कोड आप study-iq.com पर जाकर लगाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और डायरेक्टली आप इस कोर्स में एनरोल कर लेंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, मतलब हो रहा है और एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। सो आप study-iq.com पर जाकर डायरेक्टली एनरोल कर लेंगे और आई टीच दिस ऑप्शनल एंड टू एंड। नाउ अब रशिया की फेलियर अगर हम देखें तो देखिए, रशिया में कहा गया कि इनिशियली जो लोग आए थे, मतलब जो फाइटर्स थे, उसमें से करीब 50,000 के आसपास वो थे जो उनकी नेशनल आर्मी के पार्ट थे। बाकी कितने सारे लोग वो जेलों से ला रहे थे, यानी कि दोज पीपल हु वर नॉट एक्चुअली ट्रेन्ड, वो लोग आए थे। तो यानी कि इल ट्रेन्ड, तो यानी कि ऑपरेशनल लॉसेस होने थे, यानी कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कम होगी, कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी, तो जाहिर सी बात है उतनी इफेक्टिवनेस नहीं रह पाएगी। अब अगर हम कह रहे हैं इस वीडियो में कि अल्टीमेटली होना क्या है, तो ज़रा पता तो करें कि किसके हिसाब से क्या है जीत। जैसे यूक्रेन का कहना है कि देखो हम तो 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन का कहना है देखो ये जो रीजन है लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया एंड खर्सन, ये तो रशिया लेने की बात कर ही रहा है। यहाँ पर फोर्सेज उनकी अभी स्टेशन हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड उन्होंने बनाया हुआ है। क्रीमिया वो पहले ही ले चुके हैं। यहाँ पर यूक्रेन का कहना है कि हम सारा का सारा वापस लेंगे, मतलब वो कह रहे हैं क्रीमिया भी वापस लेंगे। अमेरिका का कहना है देखो हमारे हिसाब से तो ये है कि देखो यूक्रेन को तो वो नेशन ही नहीं समझ रहे थे, यूक्रेन को तो डीमिलिटराइज करने की बात कर रहे थे, तो कम से कम यूक्रेन एज अ नेशन बना रहे, राइट, उसकी स्वायत्तता बना रहे। तो अमेरिका के हिसाब से जो क्रीमिया है वो अगर रशिया के साइड है भी, रशिया के पार्ट है भी, तो उस पर कोई गुरेज है नहीं अमेरिका को। अब जरा रियलिस्टिक और पर्सपेक्टिव देखें तो यूक्रेन ने इस मुद्दे की शुरुआत कब से हुई थी, मतलब यूक्रेन ने ईयू का पार्ट बनना चाहा था, नेटो का पार्ट बनना चाहता, तो जीत तो यूक्रेन की तभी होगी जब ये जो जिस वजह से ये वॉर शुरू हुआ था वो वजह भी वो पूरी कर लें, है कि नहीं। अब इनसाइट्स कुछ हिस्ट्री से लेते हैं। जैसे कि अगर ईरान और इराक के वॉर की बात करें तो देखिए ईरान का एरिया कितना बड़ा है, इराक इससे छोटा है, राइट। ईरान एक बड़ी ताकत माना जाता था, हालांकि वॉर इराक ने स्टार्ट किया था, बट द पॉइंट हियर इज कि ये इतना लंबे समय तक का वॉर चला, राइट। 8 साल का ये युद्ध चलता रहा। अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध को तो 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल हुआ है, फरवरी लास्ट ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो अगर ये वाला वॉर 8 साल चल सकता है तो भाई अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी 8 साल चल सकता है या कभी भी चल सकता है। हम किसी 2 देशों के बीच में युद्ध से एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि अब जो वॉर हो रहा है उसमें क्या होगा, लेकिन हम फैक्टर्स देख सकते हैं। जैसे कि इस केस में वेस्टर्न पावर्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था, यानी कि वेस्ट ने उस टाइम पर इराक को सपोर्ट किया था, यूएस ने सपोर्ट किया था, तो ऐसे में फिर वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर वॉर आ गया था। अब जरा यहां देखिए कोसोवो सर्बिया, यहां पर सर्बिया में बमबारी कर दी थी, तो यूएस ने, मैं बात कर रहा हूं दिस इज अबाउट 1999 की, तो बमबारी कर दी थी। तो पॉइंट इज कि अगर एक सुपर पावर दोनों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है तो ऐसे में वॉर को एक निश्चित कंक्लूजन पर अपने हिसाब से ले जाने की क्षमता रखता है। और ऐसे ही आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड के क्राइसिस में वहाँ पर भी यूएस वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि यूके वहाँ पर कोऑर्डिनेट करे और फाइनली इस वॉर का एक लॉजिकल कंक्लूजन हो। आयरलैंड अलग से एक देश बन गया था और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो अभी भी यूके का पार्ट है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि अच्छा, एक सुपर पावर चाहे तो वॉर की दिशा को चेंज कर सकती है, शांति ला सकती है, वॉर को खत्म कर सकती है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला रशिया यूक्रेन के केस में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे सुपर पावर होगा यूएस, ठीक है, लेकिन उसकी कहां पर चल सकती है? दोनों पार्टी पर थोड़ा ना चल सकती है, वहां तो केवल यूक्रेन पर चल सकती है। यहां पर जो रशिया है वो अपने आप में न्यूक्लियर पावर है, उसके पास लोग भी हैं, उसके पास वॉर मशीनरी भी है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं। तो यानी कि रशिया जो है ईयर्स तक इस वॉर को कंटिन्यू कर सकता है, राइट। और यूक्रेन भी बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे इनकी पब्लिक कह रही है कि हम कोई कंसेशन अलाउ नहीं करेंगे। इनसे पूछा गया क्यों, तो इन मीडिया को इनका जवाब है कि देखो आज रशिया पहले क्रीमिया को लिया, अब ये लुहांस्क, डोनेट्स्क और ये खर्सन, ज़ापोरिज़िया, तो आगे जाकर ये अदर एरियाज को भी क्लेम करेगा ही करेगा। क्योंकि इनका कहना है कि आप ये समझिए कि जो रशियन एलीट था, इसमें मिस्टर पुतिन इज इंक्लूडेड, उनके लिए कोल्ड वॉर में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो एंड हुआ 1991 में, वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाए इस बात को कि अरे सोवियत संघ टूट गया है। वो अभी भी मानते हैं कि ये सारा जो एरिया है वो सोवियत संघ ही है, अभी भी वो उसी एरा में जी रहे हैं, ऐसा यूक्रेनियंस का कहना है। ये कह रहे हैं कि ये पुतिन का वॉर है और इस पर एग्जिस्टेंस केवल रशिया का नहीं, में पुतिन के पॉलिटिकल करियर का एग्जिस्टेंस टिका हुआ है। अब
उनका कहना है कि जो ये सोवियत संघ टूटा था ना, तो इसके बाद जो अलग अलग देश बने थे, ये तो केवल एक रिकन्फिगरेशन था। एक्चुअल में जो सोवियत यूनियन का सपना है वो अभी भी इनके दिमाग में है, ऐसा उनका कहना है। तो क्या ऐसा है? तो जी हाँ, पुतिन ने अपनी स्पीचेस में ऐसा बताया है कि इस रीजन का इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट तभी सिक्योर रहेगा जब ये सब देश रशिया के साथ स्टैंड करेंगे, राइट। हालांकि जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत संघ का, यूक्रेन को तो मौका मिल गया और वो इंडिपेंडेंट हो गए, राइट। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है? देखिए, एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट हम कह रहे हैं वो रशिया भी समझता है और वो यूक्रेन भी समझता है, दोनों समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर बैटलफील्ड में पीछे जाता है रशिया तो पुतिन का डाउनफॉल होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब जापान के साथ रशिया का युद्ध हुआ, उस टाइम पर रशियन की हम बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जैसे सोवियत संघ को बाहर आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर यूएस ने सपोर्ट कर दिया था, इस तालिबान को खड़ा कर दिया था। तो दोनों ही टाइम पर हमने देखा कि जैसी जापान से कुछ डिफीट हासिल हुई, जैसे अफगानिस्तान से कुछ डिफीट हासिल हुई, तो एक इंटरनल रेजिग हमने देखा रशिया में, उस समय यूएसएसआर में। और अगर हम इससे पहले रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो रशियन रेवोल्यूशन देखिए 1917 में हुआ था, राइट। उस समय चल क्या रहा था? 1914 से लेकर 1918 तक चल रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो यानी कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इतना ज़्यादा खर्चा, इतने लंबे समय तक इसका चलना, इससे एक्चुअली जो लोग हैं वो उन्हें एक मौका मिल गया था कि चलो साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण लोग जो हैं ज़्यादा समय तक इस पॉलिटिकल ऑफिस को अपने फैसलों से देश को चलाने देना नहीं चाहते। कई बार ऐसा देखा जाता है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गया था। तो ऐसे में यही एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये वॉर ज़्यादा लंबे समय तक चला और रशिया की इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान हुआ तो क्या ऐसा ही एक रिवॉल्यूशन हम दोबारा देखेंगे? क्या पुतिन जी को जाना होगा? तो लगता है कि पुतिन जी अभी जाने वाले हैं नहीं। पुतिन का जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ की मिलिट्री पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और वहाँ पर जो पॉलिटिकल एलीट है, उसका भी फायदा तभी है जब पुतिन का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बना रहे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ज़रा देखिए कि यूएसएसआर की हिस्ट्री देखिए। गोर्बाचेव वाला जो पीरियड था, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1989, 1990, 1991 में फाइनल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। उससे पहले हुआ क्या था? गोर्बाचेव की लीडरशिप को वीक लीडरशिप कहा जाता है और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, राइट, स्ट्रेंथ चली जाती है। उसके बाद येल्सिन का एरा आता है। येल्सिन लीडरशिप संभालते हैं। येल्सिन के एरा को भी वीक कहा जाता है क्योंकि ही वाज हैविंग हैंडशेक विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, ही वाज एक्चुअली बॉगिंग डाउन विद द वेस्ट पॉलिसी। और उस दौरान जो इंटरनल क्राइसिस हुए थे, जैसे चेचनिया, जैसे जॉर्जिया, बराबर में जॉर्जिया का क्राइसिस, तो येल्सिन वाज नॉट एबल टू हैंडल इट। व्हेन रेन्स केम अंडर द मिस्टर पुतिन, जब पुतिन ने कमान संभाली तो उसके बाद पुतिन ने कॉन्सिक्यूटिवली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है। तो किसी बिजनेस को, किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो स्टेबिलिटी से होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अलग अलग देशों की अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम की मांग होती है। तो वहां की मांग अभी जो है पुतिन के अंडर की लीडरशिप लग रही है। कुछ लोग उसको डिक्टेटरशिप कहेंगे, तो कई लोग कहते हैं भाई डिक्टेटरशिप की जरूरत है वहां पर। तो अंत में क्या हो सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है जैसे कि ये कोरियन प्लेट्यू, तो एक्चुअली जो कोरियन पेनिनसुला था, वहां पर फाइनली हुआ क्या कि बीच में एक डीप मिलिटराइज जोन आपने कर दिया। तो कुछ ऐसा हो सकता है। वो जोन ऐसा भी हो सकता है लुहांस्क, डोनेस्क, जरफूजिया एंड खरसन रीजन, तो यहाँ पर एक लाइन खड़ी हो जाए और डीमिलिटराइज हो जाए। तो यानी कि कुछ शांति ना हो, बट कुछ हद तक बस आप हथियार का इस्तेमाल ना करें, कंटिन्यूस टेंशन बनी रहे, ऐसा हो सकता है। और अगर ये वॉर चलता रहा तो नुकसान केवल यूक्रेन और रशिया को नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों को भी होगा, क्योंकि एनर्जी सप्लाईज, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये सारे इसके रेमिफिकेशंस हैं। एग्जामिन द रेमिफिकेशन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ओवर द वर्ल्ड। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, और यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लेंगे।